हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है या अनुसूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, इसके कैसे बनाए जाते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट में इसका उपयोग। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपके सिलेबस का, एसिड एंड बेस साल्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। धोबिया सोडा या धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा, इसको इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाएंगे। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग इसका कॉमन नेम इसका मतलब सामान्य नाम। ठीक है, इसका सामान्य नाम धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केमिकल नेम। रासायनिक नाम। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। हिंदी में अनुसूत्र। इसका अनुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब ध्यान दीजिएगा इस बार। देखिएगा, इसका नाम रासायनिक नाम में सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेका केमिस्ट्री में एक के लिए हम लोग यूज करते हैं मोनो। अगर किसी की संख्या अगर एक होती है तो मोनो, और दो के लिए यूज होता है, दो के लिए
डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई होता है। तो उसी प्रकार से 10 के लिए हम लोग यूज करते हैं डेका, ये डेका यूज होता है। तो यहां पर क्या है, जल के 10 अणु हैं और हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है। हाइड्रेट मतलब पानी, हाइड्रेट ये वाटर होता है। तो यहां जल के 10 अणु हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा, डेका हाइड्रेट। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। ऐसे इसके बारे में मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेक, टू डेक, ये सब 4th चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री में उसको डिटेल्स में जानेंगे। ऐसे फिलहाल अभी इतना समझिए कि डेका का मतलब 10 होता है और 10 और हाइड्रेट का मतलब जल, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल के 10 अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब इसकी बनाने की विधि, अब बनाने की विधि पर चलते हैं। 1 मिनट। ओ 1 मिनट। ठीक है, अब बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है। तो पहले हम लोग रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर भाषा को लिख पाएंगे। और जब रिएक्शन समझ लेंगे ना, तो भाषा लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रिएक्शन को समझते हैं पहले हम लोग। तो आप हमें बताइए, ये किसका फार्मूला है, बता सकते हैं? इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। और याद कीजिए, बेकिंग सोडा को जब गर्म किया गया था तो हमें किसकी प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर पहले इस रिएक्शन को समझते हैं, फिर हम लोग बनाने की विधि की थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि रिएक्शन अगर हमें समझ में आ जाता है तो इस चीज़ को लिख पाना उस भाषा में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट उसका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से लिखा जाता है, ये ज़्यादा मायने रखता है। और आपको इक्वेशन अगर लिखना आ गया तो भाषा तो उससे खुद ब खुद बना लेंगे आप। इसके साथ गर्म करके, ये वियोजित होकर के, टूट करके, जुड़ करके इस तरह का प्रोडक्ट हमें देता है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन को समझते हैं हम लोग बनाने की विधि में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हिट किया गया, हिट, और हिट करने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब गौर से देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। तो गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। तो आप कहेंगे सर इसमें 10H2 तो है नहीं, 10H2 तो दिखता नहीं है, तो फिर इसे हम कैसे बोल सकते हैं वाशिंग सोडा? इसे हम लोग कैसे कह सकते हैं? तो कहने का मतलब एक टर्म है, एक टर्म आएगा, इसके प्राप्त करने के बाद फिर हमें जल के अणु को जोड़ना पड़ेगा। तो जो जल के अणु को एक निश्चित संख्या को जब किसी पदार्थ के साथ जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं जल से क्रिस्टलीकृत करना। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, इसका फॉर्मूला क्या बताया था? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो गर्म करने पर क्या हुआ, यहां से जल वो निकल जाता है, निकल गया वो। तो हमें ये इसकी प्राप्ति जो हुई, प्राप्ति इसके साथ, अब जो है इसके साथ एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित संख्या में जल के अणु जुटेंगे। तो जल के अणु जो निश्चित संख्या में जुटता है उसको बोलता है जल से क्रिस्टलीकृत करना। मतलब किसी पदार्थ के साथ जल का जुटना, वो जल से क्रिस्टलीकृत कहलाता है।
तो यहाँ पर गर्म करने के बाद हमें इसकी प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद ये जो प्राप्त सोडियम कार्बोनेट हमें हो रही है, इसमें हम जल से क्रिस्टलीकृत करेंगे तो हमें वॉशिंग सोडा मतलब धोवन सोडा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मिला। इसके बाद यहाँ पर Na2CO3 को क्या करना है, हमें जल से क्रिस्टलीकृत करवाना है। और अब बताइए ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, Na2CO3 into 10H2। ये ऐसा होता है। तो अब मैंने क्या बताया था, जल से क्रिस्टलीकृत, इसका मतलब समझ लीजिए आप। इसका मतलब क्रिस्टलीकृत मतलब कि किसी पदार्थ के साथ, मतलब कोई भी पदार्थ के साथ जब जल के निश्चित संख्या वाले अणु जुड़ते हैं तो हमारा जल से क्रिस्टलीकृत कहलाता है उस प्रक्रिया को, या इसको बोलते हैं। तो यहाँ बताइए निश्चित संख्या वाला जल है ना, यहाँ पर 10 जल अणु उसके साथ में जुट रहा है, तो जल से क्रिस्टलीकृत कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। सोडियम डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा, धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा, इसकी प्राप्ति हमें होती है। इसी को भाषा में लिख करके ऐसे केमिकल इक्वेशन के द्वारा इसको दर्शा देना है बनाने की विधि में। ठीक है, तो देखिए इसके भाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भाषा में लिखेंगे बेकिंग सोडा NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, अब इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, NaHCO3 रिएक्शन हिट हो गया। इसके बाद Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारा इसे गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमें इसकी प्राप्ति होती है, सोडियम कार्बोनेट की। अब इस प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत कराएंगे तो हमें बेकिंग सोडा हमें धोबिया सोडा या धोवन सोडा की प्राप्ति होगी। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करने से धोवन सोडा प्राप्त होता है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए।
जल से क्रिस्टलीकृत का मतलब किसी पदार्थ के साथ जल के निश्चित संख्या को जब जोड़ा जाता है तो वो जल से क्रिस्टलीकृत कहलाता है। तो यहां सोडियम कार्बोनेट को हमें जल के साथ जोड़ना है, सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ जोड़ना है, तो हमें ये कौन सा, हमें धोबिया सोडा की प्राप्ति हो जाएगी, धोवन सोडा। देखिए जैसे रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा Na2 बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यहां पर हमें प्राप्त हुआ, प्राप्त Na2 को किसके साथ, जल से क्रिस्टलीकृत कराने पर, तो जल से क्रिस्टलीकृत कराने पर, जल से क्रिस्टलीकृत, फिर से पॉइंट को नोट कीजिए आप, मतलब जल से क्रिस्टलीकृत का मतलब किसी पदार्थ के साथ निश्चित संख्या को जोड़ देना, जल के निश्चित संख्या को जोड़ देना, यही होता है जल से क्रिस्टलीकृत करना। तो यहां सोडियम कार्बोनेट के साथ यहां जल के निश्चित संख्या को, मतलब 10 जल के अणु मॉलिक्यूल्स को यहां पर जोड़ा गया, तो हमें Na2CO3 इंटू 10H2O की हमें प्राप्ति हुई, जो हमारा ये कौन सा वाशिंग सोडा ये मिला हमें। इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब बैलेंस इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, सेम, इधर भी सेम है, ठीक है। नाम लिखना है, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको जल बोलते हैं, और ये हमारा वाशिंग सोडा हो गया। क्या हो गया, ये हमारा वाशिंग सोडा है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? मुझे जहां तक है कि इसमें एक सिंपल भाषा में आपको ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिखिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब वाशिंग सोडा का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण, भौतिक गुण। सबसे पहला नंबर, या सफेद या सफेद रंग का क्रिस्टल होता है। चलिए दूसरा नंबर, या सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ होता है, पदार्थ है। अब यहाँ पर पारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब आर पार दिखने वाला, और रवा मतलब वो कणों के रूप में, दाने के रूप में पाया जाना, जैसे आप यूरिया देखे होंगे, चीनी देखे होंगे, उस रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, या जल में घुलकर ऊष्मा देता है। जब इसे हाथ में रख करके पानी में रखेंगे तो हाथ वो गर्म हो जाता है, इसलिए जल में घुल करके ऊष्मा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
निर्जल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट चूर्ण अवस्था, चूर्ण अवस्था में होता है। अब इसका मतलब समझिए, निर्जल का मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसके साथ फिलहाल अभी क्या है, जल के अणु यहाँ पर है। तो जल के अणु जब यहाँ से हट जाएगा, निकल जाएगा इसमें से मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो गया, ये निर्जल हो गया। तो निर्जल का मतलब क्या समझे, निर्जल का मतलब जिसमें पानी नमी नहीं होती है। तो फिर इसका नाम कुछ और हो जाता, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसे हम लोग सोडा क्षार कहते हैं। कभी कभी फार्मूला है कि सोडा क्षार का फार्मूला क्या होता है, या सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है। अगर उसमें से जल निकल जाता है तो जल इसमें से निकल जाने के बाद इसे निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण अवस्था में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सोडा क्षार कहा जाता है। सोडा एस, सोडा क्षार कहेंगे। तो इसके बाद होता है जिसे एक मिनट, है जिसे सोडा क्षार Na2CO3 कहते हैं। याद रखेंगे, Na2CO3 जब उसमें जल की मात्रा नहीं होती है तो उसे सोडा क्षार कहते हैं। सोडा क्षार को Na2CO3, या इसका नाम बोलिए या फिर इसका सूत्र बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, और नाम से स्पष्ट है इसकी प्रकृति क्षार है, तो क्षार है तो लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। एंड पांचवा पॉइंट, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज था वाशिंग सोडा का, भौतिक गुण, ठीक है। यह सफेद रंग का क्रिस्टल है, रवा होता है, या पारदर्शी रवादार पदार्थ होता है, पारदर्शी आर पर दिखने वाला। यह जल में घुलकर उष्मा देता है, रखेंगे पानी में रखेंगे और ऐसा आपका हाथ गर्म होता हुआ महसूस आपको होगा। निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण अवस्था में होता है, और जब निर्जल कार्बोनेट होता है तो उसको हम सोडा क्षार भी कहते हैं, ठीक है। यह क्षारीय प्रकृति का भी होता है, और ये क्षारीय प्रकृति का है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज था वाशिंग सोडा का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा, हिंदी धोवन सोडा का रासायनिक गुण, ठीक। पहला नंबर, ऊष्मा का प्रभाव, इस पर क्या पड़ता है, ऊष्मा का प्रभाव। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को
खुला छोड़ने पर इसके जल के अणु निकलते हैं जबकि अधिक गर्म करने पर यह निर्जल हो जाता है। बात को ध्यान देंगे आप लोग, क्या कह रहा है। सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ देते हैं तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, जबकि और अधिक गर्म करते हैं तो ये पूरी तरह से निर्जल हो जाता है, जल के अणु कुछ उसमें उपस्थित नहीं होता है। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो Na2CO3 इंटू 10:2। ओके, इसको क्या करना है हमें, इसको गर्म किया, ठीक। तो गर्म करने के बाद क्या बनेगा, Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O, ठीक है। और अधिक गर्म करने पर यह जो है, और अधिक जब गर्म करते हैं करने पर इसका रिएक्शन क्या होगा, Na2CO3 इंटू H2O रिएक्शन, ठीक है। इसको अगर हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं तो जल के, ये जो जल के अणु हैं ये भी यहाँ से मतलब कि वो बाहर निकल जाता है। तो हमें प्राप्त क्या होगा, Na2CO3 प्लस H2O, ये हमारा प्राप्त हुआ। मतलब इसे खुला छोड़ देने पर जल अणु बाहर निकल जाते हैं, जबकि और अधिक जब गर्म करते हैं तो जल के अणु जो बचे होते हैं, ये जल के एक मॉलिक्यूल यहाँ से ये भी बाहर निकल जाता है। हमें प्राप्ति क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट की। तो ये किसका प्रभाव, ये ऊष्मा का प्रभाव, मतलब गर्म करने पर ऊष्मा का प्रभाव से ये निर्जल हो जाता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए रिएक्शन क्या करता है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, Na2CO3 के जलीय विलयन मतलब H2O। किसको प्रवाह करना है जलीय विलयन में, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर, मतलब CO2 को प्रवाहित करने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो NaHCO3। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बैलेंस है क्या, बैलेंस है, सोडियम 2, यहाँ पर सोडियम 1 है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर 2 लगा देंगे, बाकी हमारा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, ठीक।
यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के उपयोग। तो सबसे पहला नंबर, जल की कठोरता दूर करने में। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। जल की कठोरता का मतलब कि जल वो हार्ड नहीं हो, मतलब हार्ड का मतलब कठोर, जैसे ईटा पत्थर बालू, ईटा पत्थर, उसकी बात नहीं। जल कठोर का मतलब कि वो पीने लायक जल नहीं है, वो नमकीन जल है, खड़ा जल है, जैसे समुद्र का पानी है, उसको खड़ा जल या कठोर जल कहते हैं। तो उसे कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक चीज और, आखिर ये कठोर जल होता क्यों है? तो याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट, जल का कठोर होने का सबसे बड़ा कारण मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन की वजह से जो जल है वो कठोर होता है। तो इस कठोरता का सबसे बड़ा कारण ये दोनों मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन की वजह से जल कठोर होता है। तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। हम अस्थायी कठोरता को दूर कर देता है वो, जिसका इस्तेमाल हम लोग मृदु जल, सॉफ्ट वाटर के रूप में हम लोग करते हैं उसका उपयोग। तो जल का कठोर होना मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन की वजह से होता है। इसको दूर करता कौन है? वॉशिंग सोडा, मतलब जल की कठोरता को दूर करने में। चलिए, इसका नेक्स्ट उपयोग, आग बुझाने में। और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है, ये आग बुझाने में भी काम आता है। चलिए, तीसरा नंबर, साबुन बनाने में। चलिए, चौथा नंबर, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों ने कंप्लीटली वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ चुका है। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप कमेंट करें, और ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं, मैं उसे दूर करने में पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, इसका उपयोग सोडियम, मतलब वॉशिंग सोडा का यूजेज हम लोग अपने लाइफ में इस तरह से ऐसा इसका यूज होता है। बहुत सारे यूज है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें एग्ज़ाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, उसको चीज़ को पहले देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारा ये टॉपिक था वॉशिंग सोडा, और ये वॉशिंग सोडा हमारा ख़त्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेके आएंगे, और वो चैप्टर लगभग हमारा एंड होगा। तो उससे संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, सारे चीज़ों को हम लोग एक तरफ से करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।